दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार को भीषण गर्मी से भले ही राहत मिली हो, लेकिन बिजली संकट इसके बावजूद बिहार में गहराता जा रहा है। जहां चक्रवाती तूफान पानी की वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। सोमवार से मंगलवार की तुलना की जाए तो फिर मंगलवार को पूरे बिहार में लगभग 2000 मेगावाट तक कम बिजली सप्लाई हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार के जिलों पर हुआ है, जहाँ बिहार के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ कई शहरों में भी 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रही। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार तूफान के बीच कई जिलों में बारिश हुई है, जहाँ कुछ इलाकों में तार पोल भी गिर गए हैं। इस कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जहाँ कंपनी ने सावधानी बरतते हुए भी बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। जहाँ बिहार भर के 4 दर्जन से अधिक ग्रिड को कम बिजली दी गई है। जहाँ मांग कम होने के कारण कई ग्रिड लोड शेडिंग पर रखे गए हैं। जब बिजली कंपनी के आधिकारिक सूत्रों की माने तो चक्रवाती तूफान के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है, जहाँ और अगले कुछ दिनों में इसे ठीक होने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लगभग 3500 से अधिक स्कूलों के 6 लाख बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। जब वजह यह है कि कहीं चावल नहीं है तो कहीं पानी नहीं है। जब नई व्यवस्था में तेल मसाला और अन्य सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूलों में रसोई गैस के न होने से बच्चों का खाना तक नहीं बन पाता है। जहाँ कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ कोरोना से रसोइयों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अभी तक नए रसोइयों का चयन नहीं किया गया है, यानी कि बहाली नहीं किया गया है। इसके कारण भी मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। चावल की कमी की रिपोर्ट जिलों में मुख्यालय को दी जा चुकी है। वहीं इन समस्याओं के हल के लिए पहल भी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने शमशान घाट को लेकर के बड़ी योजना बनाई है। जब बिहार के हर पंचायत में आधुनिक मुक्ति धाम बनाए जाएंगे ताकि स्वच्छता के साथ सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। बिहार की पंचायतों में जहां परंपरागत तौर पर शमशान घाट होता है, जहां अब उसी जगह पर प्रदेश सरकार यानी कि बिहार सरकार मुक्ति धाम योजना चला करके आधुनिक शमशान घाट का निर्माण कराएगी। यह घोषणा बिहार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। आपको बता दें कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में लोग परंपरागत तरीके से ही शव का अंतिम संस्कार करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण भी होता है। बिहार सरकार की पहल से स्वच्छता अभियान को गति मिलने की उम्मीद है। जब बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 वित्तीय योजना के अंतर्गत पंचायतों में शव के दाह संस्कार के लिए संस्कार शेड सहित मुक्तिधाम का निर्माण कराने को लेकर के स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसी की निधन होने के बाद पूरे विधि विधान से शव का दाह संस्कार किया जा सकेगा। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि मुक्तिधाम के चारों ओर बाउंड्री वॉल, सोलर लाइट और एक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एक हैंड पंप की भी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के नाक के नीचे जालसाजों ने बिहार में एक और बड़ा कारनामा कर दिखा दिया है। जहां बिहार में पुल चोरी होने की घटना हो या फिर रेल इंजन, इसे लेकर के लगातार सुर्खियां बनती रही है, लेकिन अब सरकारी पंचायत भवन की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह आरोप पंचायत के मुखिया और सचिव पर लगा है। जहाँ इन दोनों पर आरोप है कि बुलडोजर से पंचायत भवन को तोड़ करके एक एक ईंट बेच दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद 29 अप्रैल को ही प्रखंड पंचायत राज अधिकारियों ने इस पूरे मामले में मुखिया और पंचायत सचिव से जवाब मांगा है। पंचायत भवन की चोरी का मामला सामने आए 10 दिन गुजर चुका है, लेकिन आरोपी मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हद तो यह है कि जिला मुख्यालय स्तर पर भी इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह मामला कहीं ना कहीं लिपापोती का दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार के नाम बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जब बिहार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बना है। जब देश के कुल मशरूम उत्पादन में बिहार 10% का योगदान देता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जारी न्यूनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में 2021-22 में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन हुआ है। इस खबर के बाद जहां कृषि विभाग में खुशी की देखी जा रही है, वही मशरूम उत्पादक किसानों की मेहनत भी रंग लाई है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार के मशरूम की सबसे
ज्यादा मांग है। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ के मशरूम की डिमांड है। दरअसल कोरोना काल में मशरूम उत्पादकों को प्रोडक्ट बाहर भेजने में परेशानी आई थी और उत्पादकों को भी काफी घाटा सहना पड़ा था। जो मशरूम पहले 150 से 180 रुपये बिकता था, कोरोना काल में उसे 100 से 125 रुपये किलो बेचना पड़ा था। बिहार ने 30 साल से अधिक का सफर तय किया है। सभी जिलों में मशरूम क्षेत्र में हुए विकास ने राज्य में यानी कि बिहार में इसके कारोबार को 4000 करोड़ से 5000 करोड़ पर पहुंचा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में ऑयस्टर, बटन, दूधिया मशरूम की व्यवस्था खेती की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद चखेंगे। लीची और आम की खास पैकिंग कराकर के दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ सबसे पहले लीची बाग का चयन होगा, जहाँ एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। माननीय 2 साल बाद मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद ले सकेंगे। जब बिहार सरकार ने इस साल लीची और आम की सौगात दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है, जहाँ मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिल्ली सौगात भेजने का निर्णय लेते हुए मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिला प्रशासन को तैयारी के आदेश दिए हैं। बिहार की ये 2 प्रसिद्ध सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता राहुल गांधी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी सांसद, केंद्रीय सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी, स्थानीय आयुक्त, दिल्ली में बिहार के सभी प्रशासनिक अधिकारी आदि को ये सौगात भेजी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा पेपर लीक होने के बाद रद्द हो गई है। इस मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई है। जहां पेपर लीक मामले में शिकायत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा पहले के हालात की दुहाई दी जा रही है। जब बीपीएससी पेपर लीक कांड पर आरजेडी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीपीएससी पेपर लीक कांड पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि घनघोर अराजक स्थिति है। 6 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने कहा है कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो फिर बाकी का तो ऊपर वाला ही मालिक है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीपीएससी पेपर लीक कांड की न्यायिक और सीबीआई जांच हो, नहीं तो सरकार तो फिर वही करेगी जब दोषियों को बचाएगी और पूरे मामले पर लिपापोती करेगी। उन्होंने कहा है कि ये 6 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जब कुछ अधिकारियों ने बिहार की नाक कटवा दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में शुरू किया जाएगा। यह लगभग तय हो गया है। जो हवाई अड्डे के लिए जितनी जमीन की मांग की गई थी वह सरकार ने अधिग्रहित कर ली है। साथ ही एविएशन विभाग को जमीन सौंपने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये बातें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। इस दौरान कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निजी आवास में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर खुल करके अपनी बातें रखी है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने से कटिहार के लोगों को भी फायदा होगा। यहाँ के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दरभंगा या फिर पटना जाने की जरूरत नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 52 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसमें 18 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिया गया था। लेकिन बचे हुए 34 एकड़ जमीन का मामला कई साल से कानूनी विवाद के कारण पेंडिंग था, जिसे दूर कर दिया गया है। साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को विकसित होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। हवाई अड्डा शुरू होने से सीमांचल की व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी में पेयजल की समस्या से बिहार वासियों को हर साल जूझना पड़ता है। इसके समाधान के लिए सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही रहता है। जब पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के भिकना कोठी गांव के लोगों को भी इस चिलचिलाती धूप में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। कई बार ग्रामीण नेपाल तक पानी लाने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पत्थरों से मारा जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे भिकनाठोरी गाँव की आबादी लगभग 2000 की है। जिला मुख्यालय के इस गाँव की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। दशकों से गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां पानी के लिए हाहाकार मचा है। जहां कभी नाले का पानी तो कभी झरने का पानी पीने को ये गांव मजबूर है। 2018-19 में गांव में नल जल योजना से पानी टंकी बैठाई गई है। हर घर नल से जल देने के लिए घर घर नल भी लगाया गया है, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गाँव में टंकी लगने और हर घर नल पहुँचने के बावजूद भी गाँव वालों को पानी नसीब नहीं हुआ है। आलम यह है कि ग्रामीण दिन में 2 से 3 बार पांडेई नदी में पानी लाने जाते हैं।
ग्रामीण तपती धूप में और गर्म रेत पर चल करके प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर नदी में जाते हैं, जब वहां से पानी डिब्बा और गैलन लेकर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इनकी इस परेशानी को नहीं देख रही है। ये बेतिया का वह गाँव है जो पानी के लिए तरस रहा है। जब ग्रामीण नेपाल की नदियों पर निर्भर है, लेकिन सत्ता और व्यवस्था की नज़र इन बेबस ग्रामीणों पर अभी तक नहीं पड़ी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश सरकार ने नल जल योजना की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, तो फिर कमेटी इन गांव में आज तक क्यों नहीं पहुंची है। दोस्तों बात करते हैं कि धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के बिहार में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने की बीजेपी विधायकों की मांग को नजरअंदाज करते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये सब फालतू की चीजें हैं और इस पर असहमति जताई थी। लेकिन अब सीवान से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की सांसद कविता सिंह के पति और अजय सिंह ने अजान को लेकर के विवादित बयान दिया है। जेडीयू सांसद के पति अजय सिंह ने कहा है कि भारत हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा और इस पर बैन लगाने वाले मिट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारत भगवान हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगा, हनुमान पर बैन लगाने वाले मिट जाएंगे। हनुमान चालीसा भारत में सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इस पर रोक लगाने वाले की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए, भारत में नहीं। अजय सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा और अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। अजय सिंह के इस बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है और संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार दिया है। भारत में अलग अलग सभ्यताओं का देश है। नीरज कुमार ने कहा है कि किसी की पैरवी से कोई थोड़ी ही हनुमान चालीसा पढ़ता है या फिर किसी के कहने से कोई थोड़ी ना अजान नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये बयान दिया है वे जाने। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जहां आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक मामले में भोजपुर के बरहड़ा हिरासत में लिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक मामले में भोजपुर के बरहड़ा बीडीओ को हिरासत में लिया है। जब बीडीओ जयवर्धन गुप्ता वीर सिंह कॉलेज में एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट थे। यही प्रश्न पत्र को लेकर के सबसे ज्यादा धांधली हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह गुप्ता को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। टीम उन्हें जांच के लिए पटना लेकर के आ गई है। रविवार 8 मई को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 38 जिलों की 1083 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए तकरीबन 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। जब परीक्षा 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिया गया था। जब उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद पेपर लीक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुल्तानगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैरान रह गए। अगुवानी घाट तक गंगा नदी पर सड़क पुल बन रहा था, जिसका एक हिस्सा 29 अप्रैल को आंधी के दौरान गिर गया था। इस मामले की जांच को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को उनके सचिव ने बताया है कि पुल तेज हवा और धुआं के कारण गिर गया था। ये सुनकर के नितिन गडकरी चौंक गए, जहां उन्होंने खुद इसकी जानकारी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी है। नितिन गडकरी ने चौंकाते हुए कहा कि हवा और धूल की वजह से पुल कैसे गिर सकता है। नितिन गडकरी को इस जांच रिपोर्ट पर शक है, जहां उन्होंने कहा है कि एक आईएएस अधिकारी इस रिपोर्ट पर कैसे विश्वास कर सकता है। उनका मानना है कि पुल हवा से नहीं गिर सकता है, इसका कारण कुछ और होगा। आपको बता दूं कि बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच 3 किलोमीटर का सड़क पुल का निर्माण हो रहा है। जब बीते 9 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से 4 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। जब पुल को 2019 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 आने के बावजूद भी ये पुल नहीं बन पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण चक्रवाती तूफान आसानी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब देश के कई राज्यों में इस चक्रवात का असर देखा जाएगा। ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ ही पूर्वी यूपी तक भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी पिछले 6 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा और पुल के लगभग 590 दक्षिणी पश्चिमी और गोपालपुर ओडिशा से लगभग 510 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी में है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नए शहरों में फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने की लगातार खबरें आ रही है। बिहार में भी पटना, गया और बोध गया के एयरपोर्ट ही ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से हो रहा है। जहां भागलपुर, रक्सौल और गोपालगंज एयरपोर्ट शुरू होने को लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। जहां इसके अलावा बिहार के बिहटा में एयरपोर्ट की हवाई पट्टी भी शुरू होने की कगार पर है। हालांकि यहां से अभी सिर्फ सैनिक ही यानी कि इंडियन आर्मी ही फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने हवाई अड्डा का विस्तार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिसमें गया, पटना, बिहटा और दरभंगा के साथ ही पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, बक्सर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा के विस्तार को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। जब बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिन जिलों में हवाई अड्डा निर्माण की योजना प्रस्तावित है वहां भूमि अधिग्रहण से लेकर के अन्य लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरी की जाए। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जिलाधिकारियों से कहा है कि भूमि अधिग्रहण में कोई भी दिक्कत है तो फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से परामर्श लें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि बिहटा और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के तय समय में निर्धारित कार्यों को पूरा कर लिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा पेपर लीक कांड के बाद बीपीएससी की साख पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ऐसे में आयोग ने पेपर लीक होने के बाद हो रही फर्जियत को देखते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार शुरू कर दिया है। पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए बीपीएससी ने 15 मई को आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। जब परीक्षार्थियों को अब परीक्षा हॉल में परीक्षा शुरू होने से महज 15 मिनट पहले ही तक ही एंट्री मिलेगी। बीपीएससी ने बड़ा निर्णय लेते हुए 21 जिलों में 15 मई को होने वाली सीडीपीओ की परीक्षा में निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे कि अगर परीक्षा 12 बजे से शुरू होगी तो परीक्षार्थियों को 11:45 तक ही केंद्र के अंदर एंट्री मिलेगी यानी कि प्रवेश दिया जाएगा। जहाँ उसके बाद उन्हें किसी भी हालात में परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। जब सोमवार को आयोग के चेयरमैन आर.के. महाजन की अध्यक्षता में 15 मई को होने वाली सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहां जेडीयू के एक नेता ने मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार से अपने और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह खास बात यह है कि जेडीयू के इस नेता को किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी से ही खतरा है। जहां अपने माता पिता, बहन और बेटा बेटी को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे जेडीयू के नेता का नाम अवधेश लाल देव है। यह अवधेश लाल देव दरभंगा के बहादुरपुर थाना इलाके के मेघना गाँव के रहने वाले हैं। जहाँ अवधेश लाल देव का आरोप है कि उसकी पत्नी का नक्सली कनेक्शन है और इसी वजह से पूरा परिवार दहशत में जी रहे हैं। अवधेश लाल देव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव के पद पर है। जहाँ उनका कहना है कि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और पदाधिकारी भी, इसलिए नीतीश कुमार से गुहार लगाने आया हूं। जहाँ अवधेश का कहना है कि 2016 में उसकी शादी बहरी थाना इलाके के पकड़ी गांव में हुई थी। जहाँ अवधेश का आरोप है कि उसकी पत्नी नक्सली संगठन के कमांडर मनोज लाल देव के बहकावे में आकर के काम कर रही है। यह नक्सली कमांडर मनोज लाल देव जैसा कहता है उनकी पत्नी वैसे ही करती है। जेडीयू नेता के मुताबिक वे कई दफे मामले थाने और कोर्ट कचहरी तक ले जा चुका है। उनका पत्नी के साथ से जो विवाद रहा है इस मामले में समझौता भी हो चुका है। 2012 में भी उनके ऊपर मनोज लाल देव ने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। जहां अवधेश लाल देव का कहना है कि वे अपने बेटे और बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहे हैं लेकिन बार बार पत्नी की तरफ से परेशान किया जा रहा है। अवधेश के मुताबिक बीते 23 अप्रैल को मनोज लाल देव 50-60 की संख्या में नक्सलियों के साथ उसके घर पहुंचा था और मेरे पूरे परिवार को घेर करके धमकी दी। मैंने जिले के पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि वैसे तो डॉक्टर को बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है लेकिन कई ऐसे लापरवाह डॉक्टर भी हैं जिनके कारण मरीजों की मौत तक हो जाती है। यह मामला बिहार के कटिहार जिले का है जहां एक नर्सिंग होम के डॉक्टर ने एक महिला की जान ले ली है। यह डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में प्रसूता के पेट में नर्सिंग होम के डॉक्टर ने एक कपड़े का टुकड़ा छोड़ दिया। जहां इसके बाद महिला की हालात गंभीर हुई तो फिर उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। जब बीते रविवार को कटिहार
बिहार के आबादपुर थाना क्षेत्र के ग्वाल टोली में स्थित एक नर्सिंग होम में रिंकी खातून नाम की महिला की डिलीवरी होनी थी। रिंकी खातून के पति मोहम्मद शरीफ ने बताया है कि ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम के संचालक मोहम्मद राजा आलम ने 40,000 रुपये मांगे थे, जहाँ तत्काल 20,000 रुपये दिया गया। जहाँ ऑपरेशन के बाद रिंकी खातून ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। जहाँ पति ने कहा कि डिलीवरी होने के कुछ घंटे बाद उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने लगा। जहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए आनंद फानन में नर्सिंग होम के संचालक द्वारा मरीज को पूर्णिया रेफर कर दिया। पूर्णिया के डॉक्टर ने यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर पता चला है कि पेट में कपड़े का टुकड़ा है, जहाँ इसी के कारण महिला को दर्द हो रहा है। यहाँ डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया और पेट में फंसे कपड़े के टुकड़े को निकाल लिया, लेकिन महिला की मौत हो गई। जब पूर्णिया में डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाया और उसे परिवार वालों को सौंपा ताकि वे कपड़े का टुकड़ा देख सके। इधर घटना के बाद परिवार वालों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जहाँ मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचे और नर्सिंग होम की जांच करके उसे सील कर दिया। जहाँ इस घटना के बाद नर्सिंग होम का मालिक मोहम्मद रजा फरार हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम की पत्नी सीता धरती पर अवतारित हुई थी, यानी कि जन्मी थी। जहाँ इसके कारण कल जानकी नवमी अर्थात सीता नवमी का त्यौहार मनाया गया। जब बिहार के मिथिलांचल में इस त्यौहार का काफ़ी महत्व है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेशवासियों को यानी कि बिहार वासियों को जनक नंदिनी सीता के महत्व जानकी नवमी की बधाई दी। जानकी नवमी के अवसर पर मंदिरों में काफी भीड़ देखी गई। सीता के जन्मोत्सव जानकी नवमी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि जानकी की जीवन गाथाओं से हमें त्याग, सेवा, संयम और प्रेम आदि जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। जहां उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से एंट्री जल्द होने वाली है। चारा घोटाले के मामले में बेल मिलने के बाद फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जब बिहार में सियासी इंटरव्यू से पहले लालू यादव दिल्ली से ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लालू यादव ने टास्क सौंपा है। जी हाँ, इसका खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है। देश में बढ़ती महंगाई को लालू प्रसाद यादव की पार्टी मुद्दा बना करके सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कमरतोड़ महंगाई को लेकर के पूरे राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा। अगली बार सरकार आरजेडी की होगी। आप सब इसी तरह से प्यार देते रहिए। लालू प्रसाद यादव आप सब के बीच जल्द उपलब्ध होंगे, ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हीं की दिशा निर्देश में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दूं कि अस्पताल से मीसा भारती के घर लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत को लेकर के बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर के जन सूरज अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में एंट्री पर उन्होंने कहा था कि देश से घूम आए हैं, वो सभी जगह से लोगों ने उन्हें लौटा दिया, वह अब बिहार पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को ऐलान किया है कि पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जनगणना के लिए बिहार से दिल्ली तक पद यात्रा शुरू करेंगे। जहां उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे पद यात्रा शुरू करेंगे। जहां पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी की कोशिश से ही बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा जातीय जनगणना के समर्थन में 2 बार प्रस्तावित पारित किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव उन प्रश्नों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लिए कराए जाने वाले प्रदेश आधारित सर्वेक्षण में देरी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास सड़कों पर उतरने तथा बिहार से दिल्ली तक पद यात्रा निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आरजेडी और लालू यादव जी की पहल पर विधानसभा तथा विधान परिषद में 2 बार प्रस्ताव पारित किए गए तथा जातीय जनगणना की मांग को लेकर की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से प्राप्त हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि शराब पीना अब बिहार में पहले की तरह जोखिम भरा भले न रहा हो, लेकिन शराब बेचना अब और भी मुश्किल हो गया है। यह शराब पीने वालों तो जुर्माना देकर के बच निकल रहे हैं, लेकिन बेचने वालों को जेल तक पहुंचा दे रहे हैं। यह बिहार में पिछले 1 सप्ताह में शराब पीते हुए 355 लोगों को पकड़ा गया है, जिनकी निशानदेही पर शराब आपूर्ति यानी कि शराब बेचने वाले 57 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी करने वाले 115 तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा है।
मद्य निषेध विभाग ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मई में 1 से 5 तारीख के बीच पुलिस और उत्पाद विभाग ने 18,000 से ज़्यादा छापेमारी की, जिसमें 2265 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 81,000 लीटर से अधिक शराब भी जब्त की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद अब बिहार के छात्रों में भी नाराजगी देखी जा रही है। मंगलवार को परीक्षा पेपर लीक होने के बाद नवगछिया में छात्र संगठन एबीवीपी ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बिहार में अपने ही सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी अध्यक्ष का पुतला जला करके अपना गुस्सा प्रकट किया है। एबीवीपी की प्रदेश सह मंत्री स्मृति सिंह ने बताया है कि ऐसे कृत्य बिहार को शर्मसार करते हैं। प्रत्येक जगह दंडाधिकारी के नेतृत्व में प्रश्न पत्र सुरक्षित रहता है, फिर परीक्षा के पहले ऐसा कैसे संभव हो गया? हमें उन अभ्यर्थियों के दर्द को समझने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बदले में उन्हें मिला तो सिर्फ प्रश्न पेपर लीक। यह बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड कैडेट की आईएएस अफसर पूजा संघल से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ जारी है। जहां उनके सीए सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। जहां आज सीए सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया। जहां सुमन कुमार के घर से ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद रुपये बरामद किए गए हैं। रांची में ईडी की टीम ने छापेमारी की तो फिर बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई है। रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें लगवाई गई। जब बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे, नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। जब पूरी तसल्ली के साथ रुपए की गिनती होती रही, जहां अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर के रुका। जब करोड़ों के नोट बरामद हुए तो फिर हड़कंप मच गया। जहां सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। जब गिनती के बाद नोटों को बक्से में भरकर के अधिकारी ले जाने लगे। जब देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर ये नोटों का ढेर कहाँ छिपा कर रखा गया था? किसने छिपाए रखे थे नोटों का ये बंडल? ये एक सवाल है और आपको इन नोटों से जुड़ा एक एक राज बताते हैं। दरअसल झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर छापे टारगेट थी। झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही। जहां देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक उसी रेड के दौरान ये 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जहां 19 करोड़ 31 लाख रुपए में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंट के आवाज से बरामद किए गए हैं। जब बाकी रुपए एक कंपनी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। जहां झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ा तो फिर रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगह से कई अहम कागजात मिले। जब पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी कार्रवाई में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। जहां खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है। जहां कई फ्लैट में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी अधिकारियों ने घोटाले को लेकर के सबूत खंगाले तो फिर एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर के आवास पर पहुंची। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में कुर्की जब्ती करने गई पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। जब बिहार के कटिहार में कुर्की जब्ती करने गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को दरा करके पीटा गया। जब मारपीट की इस घटना में महिला सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जहां घायलों को उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के एरिया की वर्षाबाड़ी गांव में पुलिस की टीम कुर्की के लिए गई थी। यह आरोपी के खिलाफ महिला थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची थी। जैसे ही पुलिस की टीम ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की तो आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने पुलिस टीम को संभलने तक का मौका नहीं दिया। यह घटना में महिला सब इंस्पेक्टर मीरा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जहां उनके सिर में चोटें आई है। उनके अलावा आरोपियों की तरफ से किए गए पथराव में 4 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां आप खुलेआम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। जहां उन्होंने कहा है कि किशनगंज, जोकीहाट, दरभंगा, बिस्फी, मधुबनी जिले में आप खुलेआम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में कश्मीर फाइल्स की तरह कई फिल्म बन सकती है। उन्होंने कहा है कि अभी कश्मीर पर चर्चा हो रही है, लेकिन वैसी स्थिति तो देश में भी है, बिहार में भी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि देश और बिहार को बजरंगबली की आवश्यकता है, हनुमान जी की आवश्यकता है। हमारे नौजवान मजबूत हो, हमारे देश के लोग मजबूत हो, और जिस तरीके से रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उस तरीके से बिहार और देश भर के राक्षस रूपी रावण सब मंडरा रहा है, उसको जला दिया जाए। बीजेपी एमएलसी हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हरिभूषण ठाकुर ने यह बयान तब दिया है जब बिहार में उनकी सरकार है, जब उनका यह बयान अपनी सरकार के खिलाफ ही है। इधर उनके बयान पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें मानसिक रूप से दिवालिया बताया है। आरजेडी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि बचौल अपने बयान से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के गाय घाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्राहिमाम कर रही है और ये लोग इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है, ये बस अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर मानसिक दिवालिया हो गए हैं। तो वहीं मीनापुर से आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने कहा है कि भगवान का चालीसा पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मंदिर मस्जिद में हो। उन्होंने कहा है कि उनसे जाकर पूछे कि क्या उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ना आता है। जब बोचा से आरजेडी विधायक अमर पासवान ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के से इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक और बहुप्रतीक्षित सड़क पुल का सपना साकार होने जा रहा है। जब पटना से भोजपुर को जोड़ने वाला सोन नदी पर बने कोयलेवर पुल के दूसरे लेन यानी कि डाउन स्ट्रीम का निर्माण हो चुका है और 14 मई को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुल के दूसरे लेन का शुभारंभ करके इसे राष्ट्र को सौंपेंगे। यह सोन नदी पर बना कोयलेवर पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख राजमार्ग है। इसके अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। जब 10 दिसंबर 2020 से अप स्ट्रीम लेन पर आवागमन शुरू हो चुका है। अब डाउन स्ट्रीम के शुरू होने से हर दिन लाखों लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। दरअसल ये पुल न सिर्फ दोनों राज्यों को जोड़ने की अहम कड़ी है, बल्कि इससे दक्षिण बिहार के कई जिले सीधे पटना से सुगम संपर्क से जुड़ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनपीआर को उनके 2010 के प्रारूप में ही लागू किया जाना चाहिए। अपने साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा है कि बिहार सरकार ने पहले ही केंद्र को एक पत्र लिखकर के एनपीआर फॉर्म से विवादास्पद खंडों को हटाने की मांग की है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी को नए प्रारूप में माता पिता के जन्म स्थान जैसे जानकारी देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा शासित राज्यों में समान संहिता लागू किए जाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वे अमित शाह 3 पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यक प्रवासियों की नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महामारी खत्म होते ही ये कवायद शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये गृह मंत्री का विषय है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं। नीतीश कुमार ने कहा है कि जहां तक एनपीआर की कवायद का सवाल है, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसे 2010 के प्रारूप के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। नए एनपीआर फॉर्म में माता पिता के जन्म स्थान की तारीख और स्थान तथा आवेदन के अंतिम आवासीय पते जैसे अतिरिक्त प्रश्न हैं, यानी कि इसके अलग प्रश्न हैं, जिससे विवाद पैदा हुआ था तथा कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।